सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को, जो भी लोग जुड़ते हैं, आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे ये यात्रा हमारी 250वें सप्ताह की तरफ प्रवेश कर चुकी है। आज 249वां सप्ताह है। अगले सप्ताह हम मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री का उद्बोधन हमको संभवतः मिलेगा इसी कार्यक्रम में। हमारा प्रयास था कि हम ऐसे विषयों पर आपके समक्ष लेकर आए या ऐसे करके आए जो स्टेक होल्डर्स, बाल कल्याण समिति की बात करें, जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स या वे सारे लोग जो बच्चों के क्षेत्र में कहीं कहीं जुड़े हुए हैं या काम कर रहे हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से हम वे इनपुट दे पाए जो उनके रोजमर्रा के जीवन में, उनके रोज कार्य करने के लिए थोड़ा उनको कुछ बेहतर सुविधाएं दे सके, कम से कम ज्ञान की उसमें वृद्धि कर सके। इसी क्रम में आज हमारा 250वां वेबिनार है और 249वां वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 80, 81 और 84 में बच्चों के खरीद फरोख्त या बच्चों की ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। आईपीसी में भी इसके प्रावधान दिए गए थे। आईपीसी की धारा 370 में होती थी। बीएनएस में अभी एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेट कर दिया गया है बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में। उनमें से एक ट्रैफिकिंग को भी एक महत्वपूर्ण अपराध माना गया है। किसी भी बालक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या किसी बालक को किसी भी काम में इन्वॉल्व करना उसकी मर्जी के बिना, एक मोटा मोटी अगर हम बातचीत करें तो ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आती है। इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं डिटेल में। हमारा ये सौभाग्य है कि लगभग पिछले 3 सालों से मैं संजय पवार साहब को चेस कर रहा था और कल उनका खुद फोन आया कि भाई साहब अगर समय हो तो आज मेरे पास समय है। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपके लिए तो हम सारा समय रोक करके आपको आमंत्रित करते हैं। संजय पवार साहब बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे और बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, बहुत डेडिकेटली काम करते हैं। पर इनका और भी जो परिचय है, बेसिकली आप सीनियर कंसल्टेंट हैं NISD, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मेंबर ऑफ सोशल वर्क बोर्ड ऑफ स्टडीज, गोंडवाना यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में है। इसके पहले आप CWC के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नागपुर और गोंदिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फॉर्मर मेंबर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी, फॉर्मर मेंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है सर का। और बच्चों के बारे में, बच्चों जैसे लोग जिनका दिल बच्चों के लिए धड़कता है, वैसे ही एक हमारे संजय पवार से हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं सर, आज का जो विषय है हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अपनी बात रखने के लिए। आप PPT भी प्रेजेंट करनी होगी प्लीज। अनुष्का बेटा PPT स्टार्ट कर लीजिएगा। यस ओके ओके। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर पांडे जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से आप पूरे इंडिया में बच्चों से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बेगरी, डिफरेंट इश्यूज है। और नया अभी इश्यूज भी आया है ट्रांसजेंडर चाइल्ड, जो कि लखनऊ CWC ने इसको डील किए ट्रांसजेंडर चाइल्ड्स को। और अभी वो बच्चा गोरखपुर में अभी एडल्ट होने के बाद शिफ्ट किया गया। तो CWC ने बहुत ही सुंदर और अच्छा काम किया लखनऊ का। मुझे ये जो हमारा CCF है, मैं ऐसा भी कहूँगा कि CCF का मैं एक हिस्सा हूँ। आई एम द फाउंडर मेंबर। जैसा ही मैं इसमें काम मतलब कोरोना पीरियड से ये अभियान शुरू हुआ और आज 250वां वेबिनार होने जा रहा है। बड़े बड़े लोग हमारे साथ है, जैसे खुराना सर है, नवीन सर है, जो एडवोकेट्स है। इनकी एडवोकेसी का भी बहुत बेहतरीन फायदा हमें चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को मिलेगा, ऐसी मैं आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, तो पूरा कंफर्म कहूंगा। क्योंकि खुराना सर को मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप CCF को योगदान दो। खुराना सर खुद होके हमारे CCF को योगदान देंगे। ये उतना दायित्व ही नहीं तो कर्तव्य भी है, क्योंकि हम सारे जो आज स्टेक होल्डर्स है, कोई CWC के मेंबर्स है, कोई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स है, कोई चेयरपर्सन है। और मैं भी काफी 4-4.5 साल तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन रह चुका हूँ। और महाराष्ट्र में नागपुर इज द रेगुलर चार्ज एंड एडिशनल चार्जेस गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। तो डिफरेंट सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, देन पंचायती राज फंक्शनरीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पुलिस एकेडमी, तमाम अक्रॉस द इंडिया में हमारे बेगरी, सोशल डिफेंस, ड्रग अब्यूज, सीनियर सिटीजन,
के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन मुझे बेहद आज खुशी है कि मैं सीसीएफ के साथ आज एक सेशन हैंडल करने जा रहा हूँ, और ऐसे व्यक्तियों के साथ सेशन हैंडल कर रहा हूँ कि जो बहुत ही विद्या विभूषित और विद्या वाचस्पति के रूप में सीसीएफ के साथ, और अपने जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीडब्ल्यूसी, जो जुडिशरी हम मानते हैं और एक्ट में भी प्रोविजन है, जो बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट के साथ आज मैं ये सेशन हैंडल करने जा रहा हूँ। तो मेरे ही ये लोग हैं, मेरे ही मतलब कलीग्स है, मेरे ही हमारे ही मतलब एक सिस्टम का एक पार्ट है। तो मैं भी आप ही की सिस्टम का हूँ, क्योंकि मैं भी सीडब्ल्यूसी में रह चुका। आप विद्यमान में सीडब्ल्यूसी में कोई काम कर रहे होंगे, कोई जेजेबी में काम कर रहे होंगे, कि कोई कोई एक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीसीएफ का ये जो प्लेटफॉर्म रेडी किया था कोरोना पीरियड से, ये हमारे कृपा शंकर चौबे साहब ने सीसीएफ के वक्त, मतलब कोरोना पीरियड में तमाम पूरा देश को, इंडिया को हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने का काम कृपा शंकर पांडे जी ने किया। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे सीसीएफ को। और आने वाले दिनों में एक नेशनल लेवल ऑफलाइन प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के माननीय मंत्री जी भी उसमें रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी आज स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं, ये सारा पार्टिसिपेंट का लिस्ट मैं चौबे साहब से ले लूंगा। और ये सारे पार्टिसिपेंट जो इनको नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म देने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप सारे लोग नेशनल लेवल पर एक ट्रेनिंग अटेंड करने आएंगे। और पूरे देश में हमारा स्पेशल सर्विसेज चिल्ड्रन इन बेगरी इस अभियान को चलाएंगे, क्योंकि वो इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीनियर सिटीजन, देन ड्रग अब्यूज, देन ट्रांसजेंडर, बेगरी एंड सोशल डिफेंस के लिए काम करता है। हमारा जो स्माइल स्कीम है, स्माइल स्कीम में बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्ट्स हमने उसमें रखे। नंबर 1 इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 एंड 76 एंड रेलवे एक्ट सेक्शन 144। तो इसके तहत पूरे देश में हमारा स्टॉप द बेगिंग के लिए, बेगिंग फ्री कंट्री के लिए काम चल रहा है। उसी का एक मतलब एक ऑब्जेक्ट्स है कि बेगरी में भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ बच्चे आए गए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जब इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो ऐसे बच्चों को, अगर गर्ल्स चाइल्ड है तो उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। अगर बॉय चाहिए तो उनका एक हाथ है एक पैर काट के मंदिर मस्जिद सिग्नल पर रखा जाता है। ये जो भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से आता है। तो कृपा शंकर दुबे जी, आपका वंस अगेन बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि बहुत अच्छा काम आप देश में कर रहे हैं। और अंडर द यूएन कन्वेंशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ और मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। सर पहली स्लाइड लीजिए, व्हाट इज ट्रैफिकिंग पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। The dictionary definition of the trafficking and illegal trade in a commodity, trafficking of human beings is their trade or commercial dealing. ये ट्रैफिकिंग का मतलब हमें समझना जरूरी है। जिनको मालूम होगा, जैसे हमारे साथ जो बैठे हुए एडवोकेट्स है, ये तो मतलब एडवोकेसी करते रहते, प्रैक्टिस भी करते रहते, उनको मालूम होगा। कोई पार्टिसिपेंट ऐसे भी होंगे कि जिसको इसके बारे में शायद पहली बार सुन रहे, जो मतलब सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन नहीं है, या सीडब्ल्यूसी मेंबर नहीं है, जेजेबी मेंबर नहीं है, या चाइल्ड राइट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके चाइल्ड राइट्स के नंबर ऑफ इश्यूज है। तो ये भी एक चाइल्ड राइट्स का ही इशू है कि कमर्शियल डीलिंग के पर्पज से किसी महिला या किसी बच्चे को, अब बच्चा बोले तो आप समझ जाना कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मैं मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड दोनों की बात कर रहा हूँ। अब जब भी मैं चाइल्ड बोलूंगा तो उसमें दोनों आगे, मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड। किसी भी महिला, हमारे टारगेट दो ही है, एक है वुमेन, दूसरा है चाइल्ड। किसी भी महिला एवं बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह कमर्शियल डीलिंग के पर्पज से और एक्सप्लॉयटेशन के उद्देश्य से लेके जाना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये डिक्शनरी डेफिनेशन में भी दी है। नेक्स्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम इन इंडिया 2012, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में डायरेक्टली काम करती है। According to the report, the top 3 states with the highest number of human trafficking incidents are, हमारे देश में इंडिया में 5 ऐसे 5 स्टेट्स है कि जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। नंबर 1 इज आंध्र प्रदेश, सेकंड 1 इज तमिलनाडु, थर्ड 1 इज केरला। वो स्लाइड रेडी दीजिए सर, ये स्लाइड लीजिए, तो ये स्लाइड लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? पहला है आंध्र प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है केरला, फोर्थ है कर्नाटका और फिफ्थ है महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड्स। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत द नंबर ऑफ विक्टिम रेस्क्यू बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स आर गिवन बिलो। लास्ट 5 इयर्स में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हमारे इंडिया में, उसे जो बच्चे मतलब रेस्क्यू किए गए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से 2018 में 2484, 2019 में 2746, 2020 में 2151, 2021 में 2691, 2022 में 3098। अभी हम इसके रेट्स और सारा इसके जो भी घटक उप घटक है ये सारे हमारे स्लाइड में विस्तारित हम विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नंबर ऑफ इश्यूज के लिए किया जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेगरी के लिए भी किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग झूठा झांसा देकर शादी करने के लिए भी होता है। तो ये कुछ सर्वे हुआ था, कुछ रिसर्च हुआ था, तो उसी के दौरान एक न्यूज पब्लिश हुई थी महाराष्ट्र में, जो एक फेमस न्यूज़पेपर है लोकमत, उसका कुछ जो क्लिप्स है वो इसके ऊपर में शो हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 23, trafficking in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक कानूनन जुर्म है, इसकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 23 में भी की गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट। टू इन्वॉल्व फॉर द प्रोस्टिट्यूशन आल्सो क्राइम। प्रोस्टिट्यूशन में खुद होके मतलब इन्वॉल्व रहना, फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की की कोई सहेली है, उसको ऐसा कहना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि उसको ऐसा कहना कि देख तेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही गरीब है, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, अगर तेरे को थोड़ा इकोनॉमिकल अगर स्ट्रांग होना है तो कुछ इस तरीके से काम अगर तू करेगी तो तेरा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, ऐसा कहना या ऐसा सलाह देना या ऐसा सजेशन देना, दैट इज कॉल्ड, मतलब इन्वॉल्व करना है उसे प्रोस्टिट्यूशन में, तो ये भी एक क्राइम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स 5 कंपोनेंट दे आर। पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है रेस्क्यू, तीसरा रिहेबिलिटेशन, चौथा रीइंटीग्रेशन एंड फिफ्थ है रिपैट्रिएशन। प्रिवेंशन मतलब अभी जो ये अवेयरनेस के माध्यम से जो मैं प्रोग्राम आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जो अवेयरनेस दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में अगर किसी बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए आवाज कम नहीं आ रही, नेटवर्क शायद। संजय सर आप मोबाइल से जुड़ जाइए नहीं तो। मोबाइल से जुड़ जाइए सर आप। हेलो, हाँ सर, का इश्यू हो रहा है, अगर अभी फिर से हो गया तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी आ रही है हेलो? आवाज आपकी जी। हाँ आ रही है। अगर इसके बाद अगर ऐसा इश्यू होता है नेटवर्क का तो मैं एक बार ट्राई करूंगा, उससे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, जी हम
आ रही है? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आवाज, आप मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है जी। अब इसके बाद अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मुझे 5 मिनट्स का ठीक है ब्रेक दे ठीक देना, है। और इसके बाद हाँ अगर इसके बाद ऐसा ठीक है। प्रॉब्लम होता है तो ठीक है। जी जी ठीक है। आ, अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियरली? आवाज आ रही है? आ रही है। तो देन नेक्स्ट है रेस्क्यू। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है, लोकल एनजीओस एंड पुलिस डिपार्टमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो लोकल पुलिस स्टेशन भी रेड कर सकता है अगर उनको इंफॉर्मेशन मिली तो, या तो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा रेड्स करते हैं एसएसबी ब्रांच, सोशल सिक्योरिटी ब्रांच, या लोकल पुलिस स्टेशन, दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन स्थानिक एनजीओ के साथ ये रेड होती है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। और जो प्रोस्टिट्यूशन में, मतलब जो सस्पिशियस प्लेसेस या रेड लाइट एरिया, इसमें जो भी मतलब बच्चियों की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू रेस्क्यू किया जाता है। अब एक हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि कोई जब बच्चे का जब आपके सामने प्रश्न आएगा, तो उसको, बच्चे को पकड़ा या बच्चे को बाल गृह में डाला, कृपया इस तरीके से वर्ड का आप मतलब कोई भी इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है। क्योंकि जो बच्चे, पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो मतलब एक्यूज को पकड़ती है, वो आरोपी होता है। ये बच्चे आरोपी नहीं है, इसलिए इसको रेस्क्यू ऑपरेशन ही कहना ये मैंडेटरी है। और दूसरी बात, किसी बाल गृह या किसी प्रोटेक्टिव होम में उसको डाल दिया, बच्चे को डाला, इस तरीके से भी वर्ड इस्तेमाल करना ये अपेक्षित नहीं है। जैसे हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जैसे सीसीआईज होते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जिसे हम हिंदी में बाल गृह बोलते हैं, वैसे ही अंडर द आईटीपी एक्ट के अंतर्गत किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत से डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्टिव होम है, जिसे हम संरक्षण गृह बोलते हैं, वो अंडर द आईटीपी एक्ट के अंतर्गत है। ये आईटीपी एक्ट हमारे देश में सबसे पहले आया था सीटा एक्ट, सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। बाद में ये आया पीटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। और बाद में इप्पा एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके अंतर्गत एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्टिव होम है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 41 में स्थापित है बाल गृह, जिसे हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वैसे ही स्थापित है आईटीपी एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टिव होम, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन से जो महिला एवं जो बच्चियां होती है, जो रेस्क्यू किए जाते हैं, ऐसे महिला एवं ऐसे बच्चियां यहाँ पर इस प्रोटेक्टिव होम में होते हैं। बिलो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होंगे, और बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस होंगे। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड वो डिसीजन लेके ऐसे बच्चों को प्रोटेक्टिव होम में दाखिल करते हैं। देन नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन। एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्लान होता है जो प्रोटेक्टिव होम में इम्प्लीमेंट होता है। अब प्रोटेक्टिव होम में अंडर द आईटीपी एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टिव होम रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको जेजेएड का लाइसेंस नहीं रहेगा, उसको जेजेएड का लाइसेंस भी जरूरी होगा। क्योंकि ये जो बच्चा है अंडर द सीएनसीपी है, चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, सेक्शन 214, ठीक है। तो वो सीडब्ल्यूसी का डिसीजन होता है। सीडब्ल्यूसी सारा वेरीफाई करके ही ऐसे बच्चे को प्रोटेक्टिव होम में दाखिल करते हैं, जहां पर अंडर द आईटीपी लाइसेंस भी हो और जहाँ पे सीएनसीपी का भी लाइसेंस हो अंडर सेक्शन 41 अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो वहां पे रिहेबिलिटेशन कंप्लीट प्लान होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में सीडब्ल्यूसी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बीइंग द सोशल वर्क एक्टिविस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बच्चे वहां पे आपको मिलेंगे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जो बच्चे मिलेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के क्यों होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, लर्निंग्स करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होते हैं, तो वहां पर उनका जो फूड मेनू होता है डेली, वो थोड़ा सीडब्ल्यूसी ने अपने इंस्पेक्शन में वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना बच्चों के प्रति संवेदनशील सीडब्ल्यूसी रहेगी, शायद कोई अदर इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी रहेगी। क्योंकि सीडब्ल्यूसी ये बच्चों के पहले माँ बाप होते हैं, और सीडब्ल्यूसी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड काम करते हैं। इसलिए सीडब्ल्यूसी ने तो वेरीफाई करना चाहिए कि इनका मेनू क्या है। क्योंकि अगर बंगाल की लड़की है और उसको रोज साउथ इंडियन डिश खिला के वड़ा सांबार डोसा, तो वो रहेगी नहीं ना वहां पे ज्यादा दिन।
उसकी क्या इच्छा है, वो किस तरीके से फूड पसंद करती है, तो फूड कमिटी होना चाहिए और डिफरेंट स्टेट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अल्टरनेट चेंज करना चाहिए। तो जो ये जो बच्चे हैं, और सेकंड थिंग जो ये जो बच्चे हैं, जो काउंसलर है, काउंसलर में काउंसलिंग की टेक्निक्स और काउंसलिंग पावर ये मजबूत होना चाहिए, वो भी CWC ने वेरीफाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में कि प्रोबेशन और ऑफेंडर्स एक्ट में जो पीओ होता है, प्रोबेशन ऑफिसर, वो भी MSW होता है। जो काउंसलर होता है, DV एक्ट का काउंसलर, ITP एक्ट के अंतर्गत काउंसलर, CCI का काउंसलर, ये भी MSW होता है। तो हमें ऐसे बच्चों को, क्योंकि इनके साथ रात दिन जो हमारे पुरुष हैं, इन्होंने उनके जो मतलब जो शरीर है उसके साथ सिर्फ खिलवाड़ी किया है, उनके शरीर के हर एक पार्ट को उन्होंने तोड़ा है। तो पुरुष के प्रति ऐसे जो महिलाएं या ऐसी जो बच्चियां हैं, इनकी मेंटेलिटी पूरी तरह से बदल चुकी होती है, क्योंकि इन्हें किसी भी पुरुष से प्रोटेक्शन मिलेगा ऐसा उन्हें लगता नहीं है। तो आपको जो भी काउंसलर होगा उसे बताना है कि बेटी तेरे को हम जहाँ लेके जा रहे हैं, जस्ट लाइक टू आवर होम, ये हमारा घर है, और तेरे साथ जो ये घटना हुई है, इट इज एन एक्सीडेंट। जो उसके साथ रात दिन जो उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन हुआ है, रात दिन जो उसके साथ रेप हुआ है वो रेड लाइट एरिया में, सस्पिशियस प्लेसेस में, तो उसे बताना ये एक्सीडेंट है। और जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी ये कहा है कि किसी भी महिला की अगर महिला के साथ अगर कोई रेप होता है तो उसमें उसकी इज्जत नहीं जाती है, वो एक्सीडेंट है एक प्रकार का। तो उस एक्सीडेंट से उस बच्ची को आपको बाहर निकलना है, उसको अच्छा फूड देना है, अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, और वोकेशनल ट्रेनिंग देते वक्त भी ध्यान रखना है, CWC ने वो भी वेरीफाई करना चाहिए कि कौन से वोकेशनल ट्रेनिंग, कौन से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आप हमारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अगर वो बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड है तो कंप्यूटर नहीं सीख पाएगी, वो उसे वही एजुकेशन देना है जो उसका एजुकेशन है वो क्या सीख सकती है, नंबर 1 वो, और दूसरा उसको किस में इंटरेस्ट है, नंबर 2 वो, और नंबर 3 जब उसका रिपैट्रिएशन हो जाएगा, जहां से वो आई है वहां पर जब उसका रिपैट्रिएशन होगा तो उस एरिया में किस चीज की मार्केटिंग, किस चीज को ज्यादा मार्केटिंग है, वो भी थोड़ा ध्यान में देखना होगा। तो हमारा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसके बाद में इंडिविजुअल केयर प्लान के थ्रू ICP एंड SIR, ये दोनों भी ब्रेन है CWC के, इसी के ऊपर में निर्भर करता है कि बच्चों को सेक्शन 214 में CNCP डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी होती है कि जब बच्ची वो जाएगी वापस अपने मतलब घर, जब उसका रिपैट्रिएशन होगा तब वहां पर किस चीज की मार्केटिंग है। अगर वहां यहाँ से बच्ची अगर पढ़ के जाएगी कंप्यूटर एजुकेशन, और वहां पे ग्रामीण में उसको रहना है और वहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वहां पे चॉक्स को अगर ज्यादा डिमांड है, चॉक्स या किसी मतलब किसी और चीज की जरूरत है, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये सारा काम CWC को, उनको इम्प्लीमेंटेशन एक मशीनरी दी है उनके हाथ में, वो है DCPO यूनिट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। 12 लोगों का एक स्टाफ होता है वहां पे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, देन प्रोबेशन ऑफिसर, NIC, IC, काउंसलर, प्रोबेशन कम लीगल एडवाइजर, आउटरीच वर्कर, ये सारे लोग दिए। इनको 24 आवर्स काम करना है बच्चों के इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए, और CWC के कोऑर्डिनेशन के साथ रहना है। CWC जो भी उनको ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर उनके लिए एक अंतिम आदेश होगा और उसका पालन करना इट्स अ मैंडेटरी, बिकॉज उनके मतलब सिलेक्शन कमिटी में CWC का 1 पर्सन और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का 1 पर्सन रहता है। कमिटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी इज द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर CWC को ऐसा लगता है कि ये बंदा CWC का ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है या निग्लिजेंसी कर रहा है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए, तो CWC चाहे तो उसको उसका रिकमेंडेशन कैंसिल कर सकती है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड भी दे सकते हैं, वो CWC पे डिपेंड है। रीइंटीग्रेशन मतलब उसकी इज्जत जैसी पहले थी, उसकी इज्जत, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बोला है कि उसकी इज्जत नहीं जाती है, ठीक है। ये जस्टिस वर्मा कमेटी भी कहती है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा है कि कोई भी महिला के साथ अगर रेप होता है तो उसमें उसकी इज्जत नहीं जाती। ये बच्चे को बार बार आपको बताना है कि देख बेटा, ये तेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से हमें बाहर निकलना है। तो उसकी सोसाइटी में जो इमेज पहले थी, ऐसी इमेज फिर से क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड द रीइंटीग्रेशन। तो ये काम आपको करके लेना है डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम से, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की टीम से, और थोड़ी बहुत आप इसमें हेल्प ले सकते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर की। नेक्स्ट।
ये कुछ न्यूज क्लिप्स है जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा गया था। तो इसका एक प्रेस रिपोर्टर ने सर्वे करके एक न्यूज पब्लिश की थी। ये मराठी में, तो आपको पढ़ने में थोड़ी ध्यान में नहीं आएगा, तो मैं इसका क्लियरेंस देता हूँ आपको कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की लड़कियां डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जब आती है तो क्यों आती है, कैसे आती है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए सर। हाँ, there is a state to state transfer for the girls and they are not kept in their native state। अभी हम उस पॉइंट पे आ गए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बच्चियां डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग स्टेट में क्यों जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई महाराष्ट्र की लड़की है, महाराष्ट्र की बच्ची है, तो वो बच्ची आपको नागालैंड में नहीं मिलेगी। अगर नागालैंड की बच्ची है तो वो आपको नागालैंड में नहीं मिलेगी, वो भोपाल में मिलेगी, मध्य प्रदेश में। तो एक स्टेट की बच्ची दूसरे स्टेट में रखी जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ऐसा है, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होना चाहिए। जब भी पुलिस अपने रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस या सोशल वर्कर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसके आंसर्स, प्रॉपर आंसर उनको नहीं मिलना चाहिए। ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि जब भी इन बच्चों का जब ट्रैफिकिंग किया जाता है और पहले बार उसको रेड लाइट एरिया में लाया जाता है, तब वो कोई भी जो बच्ची है ये सेक्स प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो शुरुआत के दिनों में दो लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनको विदाउट कपड़े पे सिर्फ दो लकड़ियों से मारने के लिए होते हैं। रात दिन उनको मारा जाता है कि जब तक ये काम करने के लिए वो रेडी नहीं होती है। तो रोज रोज का ये जो टॉर्चर है और एक्सप्लॉयटेशन है, सहन कर करके वो परेशान हो जाती है। और इसको ये कहा भी जाता है, क्योंकि बच्चियां जो होती है कि एडोलसेंट चाइल्ड होते हैं, इनको क्या सही है और क्या गलत है ये ध्यान में नहीं आता है। तो ऐसे पोजीशन में उनको कहा जाता है, जो ट्रैफिकर होते हैं और जो ब्रॉथिल कीपर होते हैं, जो भी ब्रॉथिल कीपर है, ब्रॉथिल कीपर है ना आंटी दलाल, जो कुंटन खाना चलाते हैं, जो रेड लाइट एरिया चलाते हैं, उसे हम ब्रॉथिल कीपर बोलते हैं, जिसे हम आंटी दलाल ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनको बताते हैं कि देख, हमको ना तेरे घर के सारे लोग मालूम है, तेरे को हमने 20 लाख में परचेस किया है, अगर तू ये काम नहीं करेंगी तो हम तेरे घर वालों को मार डालेंगे, तेरे सारे घर वाले जो है इनको हम जानते हैं, सबको खत्म कर देंगे, इसलिए तेरे को ये काम करना इट्स मैंडेटरी, ये जरूरी है। तो उसको क्या सही क्या गलत ये तो ध्यान में आता नहीं है। तो धीरे 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 फिर वो रेडी हो जाती है वो काम करने के लिए। ठीक है, मैं आपके 20 लाख, तू हमारे 20 लाख कमा के दे, हमारे जब जिस दिन तू 20 लाख देंगी उस दिन हम तेरे को छोड़ देंगे, ऐसा उसे कहा जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो रेडी हो जाती है ऐसा काम करने के लिए। तो जब ये काम करने के लिए रेडी होती है तो एवरीडे वो अपना हिसाब मानती है ब्रॉथिल कीपर को कि आज मेरी कमाई कितनी हुई। तो ब्रॉथिल कीपर जो होते हैं आंटी दलाल, उनके उसके सामने, वो बच्चे के सामने उसका पूरा दिन भर का जो एक्सपेंडिचर है वो रखती है -50 में। यानी अगर वो दिन भर में अगर 5,000 कमा रही है तो उसको बिल दिया जाता 5,050 रुपए का। वो इसलिए उसे कहा जाता है कि देख, तेरे लिए ना कस्टमर लाने के 2,000, तू यहाँ रह रही है तो शेल्टर का इतना चार्ज, तेरे लिए जो फूड आ रहा है फूड का इतना चार्ज, जो कस्टमर आ रहे हैं उसके लिए जो हम मतलब कंडोम्स एंड अदर पार्ट जो परचेस कर रहे हैं उसका इतना खर्चा। ऐसा करते करते उसको वो जो बिल दिया जाता है वो माइनस में दिया जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बन जाती है आंटी और नए नए लड़के को वो भी फिर इस काम में इन्वॉल्व करती है। तो एज ए बीइंग ऑफ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग ऑफ अ सोशल वर्कर, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट करके हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे अब CWC जानते होंगे, एवरी विलेज लेवल पर VCPC है, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, एवरी तहसील लेवल पर तहसील चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं कारपोरेटर, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं ICDS ऑफिसर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तहसील लेवल पर होते हैं तहसीलदार, उसके चेयरपर्सन होते हैं, एंड मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। रूरल जो तहसील के जो रूरल एरियाज के जो होते हैं CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और विलेज लेवल पर होते हैं मुखिया, किसी किसी स्टेट में मुखिया कहा जाता है, किसी किसी स्टेट में सरपंच कहा जाता है, ये दोनों भी एक ही है। ठीक है, तो सरपंच जो उसका सरपंच या मुखिया उसका चेयरपर्सन होता है,
और आंगनवाड़ी सेविका, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, आंगनवाड़ी सेविका उसकी मेंबर सेक्रेटरी होती है। इनका काम ये है, अगर गांव में कोई नया बंदा आ रहा है जिसका इस गांव से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर वो क्यों आ रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर वॉच रखना है और वो इन्फॉर्मेशन पास करना है। चाहे तो इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को दे सकते हैं, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे सकते हैं, या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड लाइन को दे सकते हैं, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे सकते हैं। तो उसके थ्रू इसके ऊपर में रोकथाम किया जा सकता है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये भी एक काम कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड, जब भी आपका मंथली या क्वार्टरली मीटिंग होता होगा, क्वार्टरली मीटिंग तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ एवरी 3 महीने में होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर आप एक दिन अगर मीटिंग कॉल करते हो, उसमें चाइल्ड लाइन, डीसीपीओ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सबके साथ अगर आप एक रैपो इस्टेब्लिश किया जाए और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर गैदर की जाए, तो आपको भी ये पता चलेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कि कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या फिर नए उनको इनपुट्स देना है, क्या नए सजेशन देना है। तो हमारी CWC बहुत अच्छे से दे सकती है। और हमारे पास तो अभी बहुत बड़ा देश का प्लेटफॉर्म भी है, CCF चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन। डिफरेंट हमारे साथ जो जुड़े हुए नवीन सर, खुराना सर, ऐसे दिग्गज लोग हमारे साथ हैं, तो उनके सजेशन लेकर भी हम एक बढ़िया सा एक एक्शन प्लान बना सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे इंडिया को भी वो लागू हो सकता है। फिर आप वो एक्शन प्लान NCPCR, उसके बाद में स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एंड डिफरेंट एजेंसीज को आप भेज सकते हैं, जिसके थ्रू पूरे देश में एक क्लीन वर्क होगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने में हमें एक मदद होगी। और ये जो हम काम करेंगे, ये काम हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारे देश के लिए होगा। और जब भी हमने मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हम आए थे, तो हम हमारी जो मतलब हमारी बात जो शपथ थी, जो हमारे वो जो हमारी प्लेस थी कि अभी सिर्फ हमें 3 साल के लिए बच्चों के फील्ड में काम करना है और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन काम करना, बिना किसी को डरे, बिना किसी को घबराए। हमें हमारा काम बड़े ही प्रामाणिकता, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है, चाहे इसके बीच में कोई भी क्यों ना आए। नेक्स्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द वास्ट सोशल डिफेंस इशू इन द टुडेस वर्ल्ड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा सोशल डिफेंस इशू है, इसे हमें कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। नहीं तो कभी आप ऐसा भी देख सकते हैं कि फिर बाद में फ्यूचर में आपके फैमिली की बच्ची भी आपको शायद उसमें दिख सकेगी। इसीलिए अगर आज हम अलर्ट नहीं रहे, अगर आज हमने काम नहीं किया प्रामाणिक के साथ, तो आने वाले दिनों में ये जो आज हम निग्लिजेंसी कर रहे हैं वो हमें ही भुगतना होगा, ऐसा मेरा मानना है। This has become a business and is growing up very fast in commercial sector. Next slide, sir. Dubey साहब, next slide. From the third level, it has taken grip and has come to the second level. हमारे देश में 3 बहुत बड़े इलीगल बिजनेस है जो सबसे ज्यादा पैसे कमाया जाता है। नंबर 1 है वेपन यानी आप समझ सकते हो जो शस्त्र होते हैं, जो इसकी तस्करी होती है, ये इससे सबसे ज्यादा इलीगल पैसा वर्ल्ड लेवल में भी मिलता है और इंडिया लेवल पर भी मिलता है। सेकंड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड नंबर पे ड्रग्स, जिसे हफीम, चरस, गांजा, शराब, गुटखा, तंबाकू जिसे आप कहते हैं, ये सारे ड्रग्स कैटेगरी में आते हैं। अगर बीइंग अ सोशल वर्क एक्टिविस्ट, बीइंग अ सोशल वर्कर, जितना दिन हमें मिला है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट का काम करने में, आज अगर हम इसके लिए काम नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है शायद जब आप CWC पोस्ट पर ना रहे तो आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो आज हमारे हाथ में पावर है, आज हमारे हाथ में शक्ति है और हमें बिना किसी को डरे ये काम करना है। हमारी अपॉइंटमेंट करने वाले एक ही पर्सन है, वो है स्टेट के गवर्नर। हमारी अपॉइंटमेंट गवर्नर ने की हुई है, गवर्नमेंट का गैजेट निकला हुआ है, वी आर द गैजेटेड ऑफिसर। हमें CWC को ना ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर को डरना है, हमें ना DCP को डरना है, ना हमें किसी भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को डरना है। हम जो ऑर्डर देंगे वो काम वो करेंगे। अपना ऑर्डर जो होगा ये अंतिम आदेश होगा। जिसे लगता है कि CWC के आदेश को मतलब चैलेंज करना, वो जाएगा हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में अपील करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट भी जनरली जो CWC का आदेश होता है उसको कायम रखते हैं और CWC को डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस एक्ट में ही प्रोविजन है, लॉ में सेक्शन 100, अगर CWC गुड फेथ के साथ अगर कोई ऑर्डर करता है और गलती से उससे गलत हो जाता है तो कोई भी एक्शन CWC पे नहीं होगी, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लॉ का सेक्शन 100। तो CWC को तो भाई डरने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही डैशिंग लेवल पे आपको काम करने की जरूरत है और काम कर रहे हैं।
हमारा CCF जो फाउंडेशन जो क्रिएट किया है, आई एम द वेरी प्राउड ऑफ माई CCF। मैं CCF का मुझे गर्व भी है, मुझे अभिमान भी है, क्योंकि मैं CCF से आज से चार साल हो गए हमें, 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और CWC की जो हमने शुरुआत की थी, आज सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोरोना पीरियड में जिस समय एक ऐसी पोजीशन थी कि घर के बाहर कोई निकल नहीं सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो पिटीशन दाखिल करके उस समय गाइडलाइन जारी की थी, एक जजमेंट जारी किया था। उसके थ्रू हमने भी, ये CCF ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और CCF ने पूरे देश के साथ काम करके बच्चों को हम घर में रह के कैसे सेफ्टी देंगे, कैसा इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी को हम अवेयर करेंगे, कैसा सेंसिटाइज करेंगे थ्रू द ऑनलाइन, फिर चाहे उसमें जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर हो, चाहे उसमें CWC हो, चाहे में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, चाहे प्रोबेशन ऑफिसर्स हो, एनी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी बिलोंग्स टू द चाइल्ड राइट्स। ये सारे लोगों को CCF ने सेंसिटाइज किया, और CCF आज भी अच्छा काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी CCF गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। Under the ITP Act, the victim has not to give any proof, but the statement is only valid for the punishment. Victim को कोई भी प्रूफ देना नहीं है कि मतलब उसके साथ रेप हुआ या उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको देने की जरूरत नहीं है। वो देगा, एक्यूज देगा उसका प्रूफ कि उसने उसके साथ नहीं किया है। द ऑफेंस कैन बी रजिस्टर्ड एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं भी ऑफेंस रजिस्टर कर सकते हैं। The offense is registered under the any police station, daily diary number, DD number should be taken। पहले DD नंबर लगता था जब IPC था, अभी तो ऑनलाइन हो गया। NCR भी सारा रिकॉर्ड रखता है इसमें। अभी ऑनलाइन FIR भी ऑनलाइन ही FIR होते हैं, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास डाटा होता है। नेक्स्ट चौबे साहब, नेक्स्ट। If for any reason the victim does not reach the police station, then dial 112 number and can take the DD number on telephone also। पहले IPC जब था, इंडियन पिनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब पूरी तरह से वो बंद हो चुके हैं। और हमारे देश में अभी BNS है, भारतीय न्याय संहिता। इस भारतीय न्याय संहिता में ही लिखा हुआ है न्याय। अभी हमें देश को न्याय देना है, जितने भी हमारे विक्टिम्स है उन्हें न्याय देना है। तो हमारा जो अभी मेन वर्ड्स है भारतीय न्याय संहिता, हम सिर्फ न्याय के लिए काम करेंगे, सिर्फ न्याय देंगे। हमारी CWC भी एक जुडिशरी बॉडी है। पहले कारा ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी, एक स्टैट्यूटरी, लेकिन आज कारा भी एक जुडिशरी बॉडी होगी। कारा अभी ऑटोनोमस बॉडी नहीं रही, कारा अभी जुडिशरी बॉडी होगी। हम CWC एक जुडिशरी में बैठ रहे। जिस दिन, जिस समय, जिस टाइम पे हम हमारे सीट पे होते हैं, फोरम कंप्लीट होता है, तब हम पूरे पावर के साथ वहां बैठे हुए होते हैं। एज ए जज के रूप में हम काम करते हैं। जो रूम की जब बाहर आ जाएंगे तब हम जज नहीं रहते, वो बात अलग है। क्योंकि CWC बहुत पावरफुल कमेटी होती है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए 2 या 3 लोगों का बेंच होता है, लेकिन यहाँ तो रेगुलर 5 लोगों का बेंच होता है। तो आप जरा समझो कि कितना इंपॉर्टेंस, कितना वैल्यू ये CWC को होगा। Those men who are physically weak to sexual relation important। अब रेड लाइट एरियाज में या सस्पिशियस प्लेसेस में किसी भी बच्ची या किसी भी महिला के साथ जो भी पर्सन आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए या सेक्सुअल रिलेशन करने के लिए, इसमें 2 प्रकार के लोग आते हैं। पहला व्यक्ति ऐसा होता है कि जो किसी भी महिला या किसी भी बच्ची के साथ सेक्स करने के लिए वो फिजिकल फिट है। दूसरा ऐसा होता है कि किसी भी महिला एवं किसी भी बच्ची के साथ फिजिकल रिलेशन करने के लिए वो फिजिकल फिट नहीं होता है। तो ये लोग थोड़े विकृति वाले लोग होते हैं। जब ये किसी महिला के साथ मतलब जब आते हैं रेड लाइट एरियाज में या सस्पेशियस प्लेसेस में, तो किसी महिला के जिभा पे कट करना ब्लेड से, या किसी गाल पे क्लेट करना, या बच्ची या महिला के प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट के चटके देना, बर्निंग करना, इंजुरी करना, और जितने जोर से वो लड़की या महिला चिल्लाएगी उतना ही उसका आनंद होता है, ये सेटिस्फेक्शन वो वहां से लेता है। ये सारे लोग जो होते हैं ये विकृति वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट, ये 2 प्रकार के लोग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। When the spot is raided by NGO and police force, the girls of age 8 to 17 are found in cupboard or in hidden places, also kept in underground। जब भी पुलिस के साथ रेड होती है किसी भी रेड लाइट एरियाज में या सस्पिशियस प्लेसेस में,
ठीक है, बच्ची है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बोलेंगे, अबो द एज ऑफ 18 ईयर्स है तो हम उसको रेड बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्टिकुलर रेड लाइट एरियाज में कुछ बच्चे हैं जिनसे ये बिजनेस करवा रहे हैं, तो जब ये इंफॉर्मेशन जब लीक हो जाती है, तो इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद जब वह पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल एनजीओ जब वह जाता है, तब बच्चियां आपको मिलेगी अलमीरा में, अलमीरा से बच्चियां निकाली जाती, जिस दीवार पर जिस बेड पर हम सोते हैं बेड पर, वो बेड के अंदर से लड़कियां निकलती, पानी की टंकी से लड़कियां निकलती है, जो फर्श होता है जमीन, जमीन के अंदर से लड़कियों को निकाला जाता है। क्योंकि एक बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई भी बच्ची अगर रेड लाइट एरिया में पहुंच गई तो वहां से उसका निकलना बेहद बेहद मुश्किल है। इसलिए बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी बच्ची का प्रवेश इस रेड लाइट एरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से नहीं हो। मैं चैट बॉक्स में मैसेज आता है, मैं मेरा नंबर, ईमेल आईडी, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब देता हूँ। अभी हम मैं सेशन शेयर कर कंप्लीट दूंगा, करने के वैसे मैं बाद में शेयर कर दूंगा। बाद चैट पे मैसेज आया था। तो अब ऐसा होता है कि इस रेड लाइट एरिया में एक सिस्टम होता आपकी आवाज है नहीं आ रही भाई साहब। ट्रैफिकिंग। जी, अभी आ रही है? हाँ ठीक है जी। जब भी सस्पिशियस प्लेसेस या रेड लाइट एरिया में किसी बच्ची का सबसे पहले ट्रैफिकिंग होकर जब उसको रेड लाइट एरिया में लाया जाता है, तो जो पहला दिन होता है जब वो वर्जिन्स होती है, तब वहां पे उसकी बोली लगती है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। जितनी लड़की की एज कम उतना पैसा ज्यादा, जितनी एज ज्यादा उतना पैसा कम, ऐसा इस सिस्टम में है। तो पहले दिन जो होता है बड़े बड़े लोग उसके लिए मतलब बोली लगाते हैं, मैं 5 लाख दूंगा, कोई बोलता 10 लाख दूंगा, दिस टाइप की उसकी बोली लगती है। और उस बोली में जो पहले बार उसके साथ मतलब सेक्स प्रोस्टिट्यूशन होता है, उसकी वो अमाउंट रहती है। और कम उम्र की बच्ची कस्टमर को चाहिए होती है, इस मार्केट में उसकी रकम सबसे ज्यादा है। तो पहले बार जो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करता है, दैट इज द नथ उतारना सिस्टम, उसे नथ उतारना सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, the minor girls of 8 years are injected by hormone injection so that their bodily growth take place fast and they look young। अभी क्या होता है, ये ब्रॉथिल कीपर के सामने भी मतलब चैलेंजेस उनको भी फेस करना पड़ता है कस्टमर की वजह से। कस्टमर कहता है मुझे 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 16 साल की लड़की चाहिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होते हैं 15-16 साल के, उनके पास अवेलेबल नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर अवेलेबल होते हैं जो ट्रैफिक करके आती है कम उम्र की। ट्रैफिकिंग तो मैक्सिमम, लेकिन कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमें 15 साल, 16 साल। तो ऐसे टाइम पे जो बच्चियां 8 साल, 10 साल की जो ट्रैफिक की जाती, ऐसे बच्चों को हार्मोन की इंजेक्शन दिए जाते और उनकी बॉडी जो है 15-16 साल की लगने लगती, उसके बाद उसको कस्टमर को सप्लाई किया जाता। द अवॉइड एमसी पीरियड पाइल्स आर गिवन सो दैट देयर बिजनेस कैन गो स्मूथली। अब ऐसा है कि किसी भी महिला या किसी भी बच्ची का महीने की 4 दिन ऐसे होते हैं, उसको एमसी पीरियड कहा जाता है। उस पीरियड में कोई भी महिला या कोई भी बच्ची मतलब किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने के लिए वो असमर्थ होती है, वो करना नहीं चाहती उस पीरियड में, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो उसका एमसी पीरियड आगे ढकलने के लिए भी उनको टैबलेट्स दी जाती है पाइल्स की, ताकि इनका बिजनेस स्मूथली चलते रहे। नेक्स्ट, when the girl is taken to the brothel, their names are changed and their identity is not disclosed। अभी क्या होता है कि किसी भी लड़की को जब सबसे पहले जब ट्रैफिक किया जाता है, तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम होना चाहिए, ये सबसे पहले देखा जाता है। इसीलिए नागालैंड की लड़की सिक्किम की, मिजोरम, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में दी जाती है, ताकि वो इतना ही बोले कि मुझे जहां से लाया मुझे वही छोड़ दो, जहां से लाया वही छोड़ दो, आगे वो कुछ भी ना बोले। सेकंड, ब्रॉथिल कीपर जो ट्रैफिकर है और एक प्रिकॉशन लेते हैं, वो प्रिकॉशन ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़की को ट्रैफिक किया जाए और रेड लाइट एरिया में बेचा जाए, उसका नाम है करिश्मा, तो उसका नाम चेंज करके करीना किया जाता है।
या कोई संगीता किया जाता है या कोई मुस्लिम नाम दिया जाता है, जीनत नाम दिया जाता है, तो आप एफआईआर तो रजिस्टर होगा करिश्मा का, लेकिन जब आप ढूंढने जाओगे करिश्मा को तब तक वो बन चुकी रहेगी जीनत। तो इसीलिए ये ट्रैफिकर जो होते हैं, ये जो ब्रॉथिल कीपर होते हैं, ये भी एक प्रिकॉशन लेते हैं कि जो उसका ओरिजिनल नाम है उसको चेंज करके, जैसे हिंदू नाम है तो मुस्लिम नाम रखना या क्रिश्चियन नाम रखना, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट और एनजीओ सर्च करने आए तो उन्हें पता ना चले कि ऐसे नाम की कोई लड़की यहाँ पर है। तो ये भी इस मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये भी एक प्रिकॉशन ब्रॉथिल कीपर्स लेते हैं, क्योंकि और इसलिए हमें एज ए बीइंग ऑफ सोशल एक्टिविस्ट एंड बीइंग ऑफ सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है कि इसका कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। अगर ऐसी कोई केस आपके सामने आती है तो आप पीओ का पीओ का रिपोर्ट मांगिए। पीओ मीन्स ये डीसीपी यूनिट का पीओ नहीं, प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं, पीओ मीन्स जिसकी अपॉइंटमेंट अंडर द प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत पीओ की हुई है, प्रोबेशन ऑफिसर की, उसका रिपोर्ट मांगिए आप। देन नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट मांगिए, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर, दोनों को रिपोर्ट को मैच कीजिए, कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है क्या वो देखिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है मुझे तीसरा रिपोर्ट और मांगना है, तो किसी भी सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्टेक्ट करके उस सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंट प्रोफेसर या उनके अंडर में कोई रिसर्च करने वाला जो बच्चा होगा, रिसर्च फेलो, उससे रिपोर्ट मांगिए और देखिए कि तीनों मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो उसके बारे में बाद में आप इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड डिसीजन लेके तत्काल ये कोशिश कीजिए कि वो बच्चा जो है वो बच्ची जो है वो रिपैटर्न कैसे होगी। द गर्ल्स टेकन इन द ब्रॉथेल व्हेन यंग गिव्स मोर इनकम बट टिल 35 to 40 years ओनली। ये जो बच्चियां हैं जब ये बड़ी हो जाती है इस रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का काम करते करते, जब उनकी एज 40 साल तक कंप्लीट हो जाती, तो कस्टमर को भी ऐसी मतलब महिलाओं की जरूरत नहीं होती है। कस्टमर को चाहिए होती है माइनर चाइल्ड, कम एज वाले बच्चियां, बड़े एज वाले उनको भी नहीं चाहिए इस मतलब प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो इसीलिए 40 साल के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो बन जाती है आंटी दलाल और नए बच्चों से काम करवाती है। इसलिए हमें बीइंग अ सोशल वर्क एक्टिविस्ट अलर्ट रहना होगा इसको स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट ओके राइट शी इज ऑलवेज ब्लैकमेल एंड इज फोर्स टू द जॉब डेली एज मनी is the main income for girls and they are told that we have purchased you and how you have to pay back the huge। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट महाराष्ट्र में एक यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, उस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्लेस है जिसमें एक ऐसा सिस्टम हुआ चलता कि जो कुमारी माता है उस कुमारी माता के मतलब जो कुमारी माता का जो प्रश्न निर्माण हुआ, वो कुमारी माता बनने से पहले वो जो बच्चियां थी वो बच्चों के उनके घर में ही उनका प्रोस्टिट्यूशन होता था ट्रक ड्राइवर के थ्रू। मतलब ट्रक ड्राइवर्स डायरेक्टली उस मतलब घर में जाते थे और उनके माता पिता के सामने उस बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशन करते थे। वो ग्रामीण लेवल पर मतलब कहते वो एक मोह करके मतलब फ्लावर होता है, उसका एक ड्रिंक बनता है, देसी दारू होती है उसकी, तो 200 रुपए की देसी दारू और 200-300 रुपए के लिए स्नैक्स, ये 500 रुपीज के लिए वो अपने बच्चियों को ट्रक ड्राइवर के सामने सप्लाई करता था। इसकी इंफॉर्मेशन मिली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने वहां पर विजिट की। वहां पे विजिट करने के बाद वो सारा जायजा उन्होंने प्राप्त किया कि ऐसे बच्चों के साथ कितना बड़ा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो बच्चियां कमर्शियल सेक्स वर्कर नहीं थी, उनके माता पिता के दबाव में आके ये बच्चियां मतलब सेक्स प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, मतलब ये इस फील्ड में काम करती थी। और ये सारे लोग जो थे ये ट्रक ड्राइवर थे, ये ट्रक ड्राइवर उन्हीं के घर में जाके काम करते थे। बाद में जब ये पता चला तो फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सारे मतलब स्टेट मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरी को और डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को एक आदेश जारी किए थे। वो आदेश जारी करके वहां पे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा स्वाधार गृह उनको तैयार करने के लिए डायरेक्शन दिए थे उस समय।
और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ये उसकी न्यूज है। एनसीडब्ल्यू टेक्स अप कॉज ऑफ यूथ मास अनविव कोलाम ट्राइब मदर्स। मतलब वो जो बच्चियां थी, बाद में वो बच्चियां माता भी बन गई थी, उनको बच्चे भी हो गए थे, फिर ऐसे बच्चों को मतलब बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चों को कोई पिता तो थे नहीं। तो वो बच्ची जो थी, वो मतलब जो बच्ची थी, वो बच्ची की जो बच्ची होती थी उसको नाम वो अपने पिता का देती थी। वो इसका बहुत बड़ा कवरेज वहां पे आया था, तो उसको स्टॉप करना था। उसको स्टॉप करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए सर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ रुक जाइए। अभी पार्टिसिपेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या किसी ने आज तक ऐसा सुना है सर एक कि 2-4 किसी। मिनट में आप खत्म कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं सीधे। ओके ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट कीजिए। हाँ नेक्स्ट कीजिए। मेरा टाइम की तरफ ध्यान नहीं था, मुझे लगा हाँ, टाइम लगभग बातचीत। समाप्त होने वाला है, आप खत्म कर लो फिर हम करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये कुछ पिक्चर है। ये क्या डिस्प्ले करता है, ये मुझे पार्टिसिपेंट से आंसर चाहिए। ये दिखा लीजिए सर, फिर बाद में अच्छी चर्चा करेंगे। सारी दिखा लो आप। हाँ दिखा दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके दिखा दीजिए। नेक्स्ट दिखा दो बेटा। जी। ये ऐसे बच्चों के लिए ठीक है, लीजिए। एक जो आईटीपीए के अंतर्गत जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, ऐसे बच्चों को एक बेनिफिट मिलने के लिए एक पोस्को एक्ट के अंतर्गत भी उनको एक लीगल सपोर्ट भी दिया जाता है। एक भी प्रोविजन जेजे एक्ट के साथ साथ एक पोस्को एक्ट की भी है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो हमारे देश में 2012 का ये जो कानून आया था, इसके अंतर्गत सपोर्ट पर्सन की भी एक फैसिलिटी दी गई है, जो सीडब्ल्यूसी ऑर्डर पास करती है सपोर्ट पर्सन के लिए, और स्टार्टिंग टू एंडिंग तक ये सपोर्ट पर्सन उनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लीजिए, अभी लास्ट स्लाइड ही रहेगी। नेक्स्ट। हाँ रुकिए, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने के लिए ये बहुत बड़े लेवल पर और बहुत बाय हार्ट और इंटरेस्ट से काम करने की जरूरत होगी। और हमें ये लगना चाहिए कि हम हमारे सिस्टर को बचाने जा रहे हैं। अगर ये भावना हमारे अंदर में है तो बहुत जल्दी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण वर्ड्स दिए गए, एक है एम्पैथी और दूसरा है सिंपैथी। एम्पैथी को हम हिंदी में कहते हैं अनुभूति, और सिंपैथी को कहते हैं हिंदी में हम सहानुभूति। अनुभूति का मतलब यह है कि जिस बच्ची के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस बच्ची के साथ टॉर्चर हुआ है, उसकी जगह अपने आप को रख के ये महसूस करना कि ये सारा दर्द मुझे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। सहानुभूति, सिंपैथी को कहते हैं दया करुणा। इसके बारे में हमारे हृदय में भर भर के होना चाहिए। जब एम्पैथी एंड सिंपैथी दोनों के बारे में हमें हार्ट में, हमें दिल में लगेगा, तो बहुत ही बेहतरीन और सुंदरता के साथ हम ये काम कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट। इसके ऑब्जेक्टिव से अभी समय बहुत कम है। नेक्स्ट लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो ले लूंगा मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट। टारगेट ग्रुप ऑलरेडी बता दिया मैंने। हाँ रुकिए, अभी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ आईसीडीएस डिपार्टमेंट विल हेल्प इन द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आईसीडीएस डिपार्टमेंट की आप कैसा हेल्प ले सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि आईसीडीएस डिपार्टमेंट हर गांव में काम करता है। हर गांव में आंगनवाड़ी सेंटर होता है। सिटी में भी स्लम एरियाज और अदर एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं। तो वो वहाँ के जो आंगनवाड़ी हेल्पर है और आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी मददनीश, इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए अब मतलब कैसा आप उनका हेल्प ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं। हाउ एडोलसेंट ग्रुप विल बी फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन आईसीडीएस। एडोलसेंट ग्रुप आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन जो एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट में काम कर रहे हैं, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप और आईसीडीएस की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सीडब्ल्यूसी नहीं है तो इनके साथ जुड़ नहीं सकते, वो भी जुड़ सकते हैं।
state level, district level and tahsil level, equal cooperation and coordination कर सकते हो through the CWC, through the DCPU, through the Childline, through the Department of Women and Child Development, through the Integrated Child Development Officer, क्योंकि ये दोनों भी बच्चों के फील्ड में काम करते हैं। इधर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जिसे हम ICPS कहते हैं, इधर कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसे हम ICDS कहते हैं। अभी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ये मिशन वात्सल्य हुई है, लेकिन उसकी थीम, उसकी मेथोडोलॉजी सारी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, खाली उनका बजट बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, बाकी सब सेम है। इधर में ICPS, इधर में P है तो इधर में ICDS, इधर में D है, इधर में प्रोटेक्शन है तो इधर में डेवलपमेंट है। हमें बीइंग सोशल वर्क एक्टिविस्ट, बीइंग CWC एंड बीइंग JJP दोनों चीज की जरूरत है। इसका भी कैसा एक एक्शन प्लान आप बना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमिश्नर, सेक्रेटरीट लेवल पे आप डिस्कस करके एक अच्छा बड़ा प्लान आप इंप्लीमेंट कर सकते हो टू इन्वॉल्व ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स इन द कमिटीज। आप इनको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, तहसील लेवल जो कमेटी बनेगी एंड विलेज लेवल, तो उसमें जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि गांव के हर घर तक उसका रिलेशन होता है, उसे पता होता है कि कहाँ पे कौन नया आदमी आ रहा है और कौन यहाँ के मूल निवासी है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। तो इसकी हेल्प हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। और समय की अवधि को देखते हुए और समय की सूचकता को देखते हुए एक 5 मिनट का अपन क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अगर नहीं है तो 5 मिनट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आप आंसर दीजिए। नहीं सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैंड रेज किए, बेटा PPT बंद कर दीजिए, पर उसके पहले 2 मिनट, जैसा कि हमारा अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप 2 मिनट थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। और उसके पहले एक सूचना मैं जो देना चाहूंगा कि अभी 19-20 तारीख के जो कार्यक्रम होने हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कृपया रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे कि हम आपके आने जाने की सारी व्यवस्थाओं को देख सके। आदरणीय अध्यक्ष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। आज इस विषय को बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के सामने अपना आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने रखा है। और मैं देख रहा था कि अभी सुन रहा था, वास्तव में सुनते हुए हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जिस बच्चे के ऊपर ये गुजरती होगी तो कैसा वो बीभत्स नजारा होता होगा, सुन करके दिल कांप जाता है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है और मुझे लगता है हम सब की सजगता से और हम सब के अपने हिस्से की ईमानदारी के पालन करने से हम कई बच्चों को इससे बचा लेते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई ईश्वरीय आराधना नहीं हो सकती है। अगर हमारे प्रयास से एक बच्ची भी इस नरकीय जीवन से अपने आप को सुरक्षित कर लेती है, तो आप मानिए कि आपका मनुष्य होना सफल हुआ। और CWC में आपका या JJB में या बच्चों के लिए एक्टिविस्ट होना, बच्चों के लिए काम करना, ये तो आपका सफलता है ही, लेकिन ये मनुष्य जीवन भी सफल हो जाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, आप प्रयास करें कि अगर हम 1 घंटे करें तो ऐसे 2 घंटे करने लगें। हम जितनी भी क्षमता से काम कर रहे हैं उसको हम अपनी क्षमता को दोहरा दें, डबल कर दें, बड़ा कर लें, क्योंकि हमारी सतर्कता से बच्चों का भविष्य बचता है। और जिस तरह से आज आदरणीय संजय जी ने, अभी संजय जी ने विषय रखा है ना? यस सर जी हाँ, संजय जी ने जिस तरह से इस विषय को रखा है, तो वास्तव में बहुत ही उनका ध्यान है। और बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको हम अगर भी अपने ध्यान में, अपने जहान में रखते रहेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आगे। चूंकि आज इतना गंभीर और विशेष विषय आपने रखा ही है, मैं कृपा जी को निवेदन करता हूँ कि आगे के हमारे 19-20 तारीख के कार्यक्रम के संबंध में भी और आगे की जो कार्रवाई उसको सुचारू रखें। जी अनिल जी, लिंक शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों ने लिंक मांगा, वैसे हमने सारे ग्रुप्स में डाले थे, फिर भी हम डाल दे रहे हैं। शालिनी जी जम्मू से जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी अपना प्रश्न रखें। शालिनी शर्मा जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी सर, आपने बहुत ही डिटेल्ड हमें ट्रैफिकिंग समझाया। बट सर क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। मैडम आपका फेस ऑन कर दीजिए, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। सर क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हूँ सर, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक मेरी स्टेट से है।
सर क्योंकि मैं इससे पहले 5 साल CWC में एज चेयरपर्सन रही हूँ सर, मैंने 5 साल में देखा कि हमारे पास अनगिनत जो केसेस आते थे वो म्यांमार या बांग्लादेश से जो बच्चियां थी सर, वो ट्रैफिक्ड होके हमारी स्टेट में आती थी चाइल्ड ब्राइड के लिए सर, और जो शायद सर बहुत छोटी राशि 1 लाख के लिए बेची जाती थी यहाँ के अलग अलग प्रांतों में, बहुत छोटे छोटे गांव में, जहां उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी कि जहां, क्योंकि हम मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है सर, मल्टी मैरिजेस हमारे यहाँ चलती हैं, तो उस कारण उन बच्चियों की एक्सेप्टेबिलिटी थी। सर मैं आपको इस फोरम पे भी बताना चाहूंगी कि आई वाज द फर्स्ट वन जिसने हमारी स्टेट में क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग एज ह्यूमन ट्रेड फर्स्ट FIR सर मैंने अपने नाम से रजिस्टर करवाया। आज से पहले कभी ये इशू हमारी स्टेट में था नहीं। बट सर अब आपके माध्यम से जो मैं क्वेश्चन हाईलाइट करना चाह रही हूँ सर, कि हमारे यहाँ कोई रिहैबिलिटेशन मैकेनिज्म नहीं है ये कंट्री लेस बच्चियों के लिए सर, जो मैडम ऐसा बच्चियां है, दूसरी नेशनैलिटी की हैं सर, हम उनके लिए कहीं ना कहीं उनको हेल्प करने में फेल हो जाते हैं। सॉरी सर आपका टाइम ले रही हूँ, बट मेरा नहीं एक क्वेश्चन और भी है सर। मैडम मेरे पास समय ही समय है। अगर CCF के पास समय है तो आई विल कंटिन्यू, आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज टुडे इज द सर संडे। मेरा इसी से रिलेटेड सर मेरा एक दूसरा प्रश्न है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम्स में सर आई एम वर्किंग एज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर सर। अब यहाँ मैंने दूसरा प्रचलन देखा कि जब ये बच्चियां या बच्चे रेस्क्यू होते हैं सर, तो इन पर FIR लग जाती है, वेयर एज बच्चों सर की जैसे आपने कहा कि ये विक्टिम्स हैं, क्योंकि बच्चा तो अपनी कंसेंट से बॉर्डर पार नहीं कर रहा है सर। तो सर आपके माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये डाटा लीजिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रॉस बॉर्डर आते हैं और उनके ऊपर FIRs लगती है फॉरेन। सर मैं इस टाइम एक्ट भूल रही हूँ शायद। ठीक है, आप बोलिए आगे, मेरे ध्यान में आ रहा है मुझे, आप आगे बोलिए। हाँ जी सर, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो बच्चियां कंट्री लेस बच्चों के लिए सर कहीं ना कहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है सर, वो मुझे असक्षम लगता है उनके साथ न्याय करने के लिए। थैंक यू सर। मैडम ऐसा है, सबसे पहले तो क्रॉस बॉर्डर तक लेके जाने की एक प्रोसेस है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो फॉलो की थी ऑन दैट टाइम जब आप CWC में थे। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर वो बच्चे जो रेस्क्यू होके आते थे वो पुलिस के द्वारा ही आते थे सर। तो क्रॉस बॉर्डर तक ही, क्योंकि यहाँ पर तो देश का मतलब सवाल है। यहाँ के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो बच्चे हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश के जो क्रॉस बॉर्डर तक जाएंगे वो उसके आगे थोड़ी जाएंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसमें एक सेल होता है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, स्टेट गवर्नमेंट में। बिल्कुल सर। तो ये काम वो स्टेट गवर्नमेंट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो होता है उस कंट्री के साथ बात करके क्रॉस बॉर्डर तक की सारी रिपैट्रिएशन प्रोसेस को फॉलो की जाती है और उसके बाद तो रिपैट्रिएट होता है। सर ये बच्चे शालिनी मैडम, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा दो चीजें जो आपने बोली। FIR का तो कोई मतलब कोई इशू नहीं। हाँ, इलीगल इमिग्रेशन जो होता है उसकी एक अलग कहानी होगी, पर ये बच्चे विक्टिम होते हैं, इनके खिलाफ अगर कोई भी कर रहा है तो आप जुवेनाइल बोर्ड सीधे संज्ञान लेके मना कर सकता है कि ये गलत FIR है, आप पेश कर सकते हैं। पर इन बच्चियों का रेगुलर जो है हिंदुस्तान में रेगुलर तरीके से इनको आप होम नहीं दे सकते हैं। इनको NCPCR ने अभी एक घर पोर्टल के माध्यम से इंटरनेशनली इन बच्चियों को रिपैट्रिएट करने का काम किया है। तो अल्टीमेटली ये बच्चे उसी कंट्री में जाएंगे, तो उसके लिए टेम्परेरी होम तो हो सकते हैं हमारे देश में, पर परमानेंट रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, सॉरी सर, मैं परमानेंट रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ सर। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जब आप CWC में थे, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू में अगर कोई बच्चा आया हुआ है महाराष्ट्र का जी, तो उसका रिपैट्रिएशन प्रोसेस कैसा करता था जम्मू? सर उसका रिपैट्रिएशन होता था सर, क्योंकि सबसे पहले तो सर हम जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट था सर उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे, बच्ची का एड्रेस लेके देते थे, वहां से SIR लाई जाती थी सर, और SIR के बेसिस पे और बच्चे की कंसेंट के बेसिस पे अगर बच्ची जाना चाहती है वापस तो सर हम पेरेंट्स को देते थे, अगर पेरेंट्स आ जाते थे, नहीं तो sir हम लोकल पुलिस की हेल्प से बच्ची को वहाँ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के हैंड ओवर करवाते थे। और बाकी जो थी उसमें एस्कॉर्ट एंड ट्रांसफर ऑर्डर को फॉलो करते थे ना, सेक्शन 95। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर बच्चे को रिपैट्रिएट करना है तो
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को रिपैट्रिएशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और सेकंड थिंग, मैं जज एक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे देश का एक ऐसा एक्ट है जो बच्चों को सुधार के लिए किया गया है, क्योंकि आप बेखूबी से जानते हो, क्योंकि आपने बीइंग अ CWC चेयरपर्सन करके काम किया है। तो कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी हो सकता है कि ऐसी हो कि जो काम नहीं कर रही है, तो हमें उनसे काम कराना होगा, बिकॉज वी आर द जुडिशरी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बहुत ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि आपने ऑर्डर देने के बाद भी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, DCP यूनिट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको काम को लगाना पड़ेगा हमें, ऐसा मेरा मानना है। चौबे साहब। जी नहीं सर, सर, बिल्कुल सही है। मेरी रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा कंट्रीलेस बच्चों के, सर हम मानते हैं कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, नो डाउट सर वो हमारी अपनी कंट्री स्पेसिफिक है, बट सर जो बच्चे अगर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमारी कंट्री में आ जाते हैं सर, तो मेरा बस ये इतना कहना है कि हम उन बच्चों को अबैंडन नहीं कर सकते हैं। कोई डाटाबेस अगर हम उन बच्चों का एक अलग बना लें और फॉलो अप मैकेनिज्म उनके लिए बना के रखें, क्योंकि सर आप जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं शायद शालिनी मैम, इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। ओनली थिंग इज दैट कि बहुत सारे एक्ट, आप एक छोटा सा एक्ट में उदाहरण दूं, डिटेल हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोविजन सरकार लेकर के आई थी मोटर व्हीकल एक्ट में, उसका कितना विरोध हुआ। इसी तरह से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसका भी विरोध हो रहा है। जो राज्य लागू कर रहे हैं उनमें सारे प्रोविजंस हैं। परमानेंट बच्चों का रिपैट्रिएशन तो उनके देश में ही होगा, हमारे यहाँ हम टेम्परेरी की व्यवस्था कर सकते हैं, और ऐसी व्यवस्था बीइंग अ मेंबर ऑफ CWC आपके हाथ में है, आपको ही करनी है। एक मिनट चौबे सर, मैडम आपका एक क्वेश्चन का आंसर था कि आपके स्टेट में, मतलब जम्मू में ऐसी कोई होम्स नहीं है, ऐसा कहना था ना आपका, ऐसे बच्चों के लिए? नहीं सर, होम्स हैं सर, होम्स तो हैं सर, जो गवर्नमेंट के भी हैं, NGO के भी हैं। मैं प्रोटेक्टिव होम की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, प्रोटेक्टिव होम तो कोई नहीं है सर। एक भी, फिर ऐसे बच्चे कहाँ रखते हैं आप? सर अभी तो शेल्टर होम में ही रखते हैं सर। नहीं, और यहाँ तो सर वही देखिए मैडम, दोनों को शेल्टर होम बोलते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटेक्टिव होम, तो दूसरे को बोलते हैं CCI बाल गृह। सर जो हम तो सर ओपन शेल्टर, सर JNK में तो अभी सिस्टम है जस्ट स्टार्टेड सर, हमारे यहाँ ओपन शेल्टर्स और CCIs ही हैं, प्रोटेक्टिव होम्स तो सर कोई नहीं है। संजय सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ऐसे शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री हैं, उसकी लिस्ट आप शेयर कर दीजिए। मैं प्लेटफॉर्म पे सबको शेयर कर दूंगा तो पता भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्यों हैं। जी, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं सबके साथ शेयर कर लूंगा, हर स्टेट में सबको मालूम चल जाएगा। प्रमोद सर अपना प्रश्न रखें, एडवोकेट प्रमोद सर। जी, एडवोकेट के सभी मेंबरों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा प्रश्न ये था, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों की ट्रैफिकिंग के बाद पुलिस पकड़ के लाती है, सीधे माँ बाप को सौंप देती है, क्या सही है माँ बाप को सौंपना चाहिए कि बाल कल्याण समिति में ले आना चाहिए? इसके बारे में संजय जी से क्वेश्चन। नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो बच्चे पुलिस लाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, उनको पकड़ के लाते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग प्लीज रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। उनको रेस्क्यू करके लाते हैं, ऐसा बोले छुटकारा करके लाते हैं, क्योंकि हम लोग जो CWC में काम करते हैं, पकड़ के लाना, ये आरोपी को पकड़ा जाता है, एक्यूज को। अगर ऐसे बच्चे रेस्क्यू करने के बाद अगर कमिटी CWC अगर सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये काम पुलिस का नहीं है बच्चे उनको देना, जब रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद सबसे पहले तो CWC के सामने बच्चा आएगा, CWC देखेगी कि इस बच्चे को माँ बाप ने ही तो नहीं बेचा था, या माँ बाप से ही तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था। अगर CWC सेटिस्फाइड है कमिटी, तो ये बच्चा माँ बाप को हैंड ओवर होगा, अदरवाइज बच्चा जो है CCIs में दाखिल होगा। तो माँ बाप नियम 92 देख लीजिएगा प्रमोद मिश्रा जी, जो अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का नियम 92 है, वो साफ कहता है कि इस प्रकार के जो रेस्क्यू होके बच्चे आते हैं, या इवन जो 363 जो घर से भाग जाने वाले बच्चे भी आते हैं, उन बच्चों को भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा ही हैंड ओवर किया जाएगा। पुलिस अगर हैंड ओवर कर रही है तो गलत कर रही है। जी, ब्रजेश सर अपना प्रश्न रखें। ब्रजेश सर, आपने भी पहले पूछे थे, लेकिन सीजी में जो पुलिस है बराबर माँ बाप को सौंप देती है। नहीं, तो आप उसके लिए उनसे SP साहब से कम्युनिकेट करिए, जैसा कि पवार साहब ने बताया।
आप अपनी जी। शक्तियों का प्रयोग कीजिए। आप एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी जी। ताकत दिखाइए आप। जी, जी, चलिए, कंटेम्प्ट टू ठीक कोर्ट है, लगाइए, कंटेम्प्ट टू एक्ट लगाइए, ऐसा कुछ होता है तो। जी, ठीक बोला पवार धन्यवाद। सर मैंने? पवार सर, सभी को प्रणाम। मैं प्रणाम, ब्रजेश कुमार गुप्ता, सिवान, बिहार से।